नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, हाजिर है आपकी सखी आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर हमारे जो ख़ास मेहमान होते हैं वो होते हैं अदब के यानी साहित्य के ऐसे परिंदे हैं जो आसमान को छू रहे हैं, अपनी कलम से लिखते हैं, न सिर्फ कागज़ पर, दिल पर। और आप तो जानते हैं कि साहित्य की लौ जो है, साहित्य की जो रोशनी है, वो एक ऐसी रोशनी है जिसमें मन के अंधेरे दूर होते हैं। जग का अंधेरा तो सूरज दूर करता है, लेकिन मन का अंधेरा रोशनी जो है वो समझ सूझबूझ से आती है, शायरी से आती है, साहित्य से आती है, क्योंकि ज़िंदगी का आईना होता है। और इस आईने में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे नए मेहमान से, और मेहमान भी वो जो अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। और आज इस कड़ी में मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। और वैसे भी कहते हैं कि जीवन बहता पानी है, हर एक की यहाँ कहानी है। कहानी है खट्टे मीठे अनुभव की, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की, एक आम आदमी से ख़ास आदमी बनने तक के सफ़र की यात्रा है दस्तक, दिल की बात कलम से। और मैं बता रही थी कि जिनसे मिलवाने वाली हूँ मैं उनके बारे में आपको मोटी मोटी दो चार बातें बता दूँ। बड़े नौजवान शायर हैं और मोटर मैकेनिक हैं, बाइक मैकेनिक हैं, और जहाँ एक हाथ में पेंचकस, प्लास और चाबियाँ रहती हैं तो दूसरे हाथ में कलम को थामे हुए हैं। जहाँ पर उनकी कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जहाँ काम करते हैं, उसी के साथ उन्होंने एक आश्रम बना रखा है साहित्य का, अदब का, जहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद शायर आते हैं, बैठते हैं, तख्ती होती है और मशवरे होते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है गज़ल पर, गीतों पर, यानी जो गज़ल के पैरामीटर्स हैं उन पे बात होती है। और जिसको भी दिल चाहता है कि शायर आज एक शायरानुमा माहौल में चल रहा है तो वो वहाँ उस महफिल का हिस्सा बनते हैं। तो देखिए ना, वक्त निकलते ही मुशायरे में बैठ जाते हैं और मुशायरा के साथ साथ बीच बीच में अपनी दुकान संभालते हैं, अपनी बाइक संभालते हैं, अपना पेचकस प्लास संभालते हैं। कम उम्र में अपनी ख्याति इतनी प्राप्त कर ली है कि बड़े बड़े मंचों पर कहते हैं, बड़े अंदाज से कहते हैं, बड़े बहुत ही कहते हैं ना कि दिल को छूने वाली गज़लें कहते हैं। और आजकल जहाँ देखो उन्हीं का नाम इस तरह से प्रकाशमय है जैसे उनके नाम में प्रकाश है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रकाश कुरुक्षेत्री जी की। प्रकाश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आप स्टूडियो में आए हमारे कहने से और आपने दस्तक दी है, और तो आज आपसे सुनेंगे बहुत कुछ, दिल की बातें सुनेंगे, वो बातें भी सुनेंगे जो आपके निजी जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरह से आप शायर बने, किस तरह से आपने ये सोचा कि मुझे इस फील्ड में भी अपने आप को साबित करना है। मैं कहती हूँ साबित किया है आपने, और इसीलिए तो आज हमारे साथ हैं। तो अपने बारे में बताएं, जो हमारे दर्शक हैं जस्ट टीवी के, उनसे हम ये ज़रूर बताते हैं कि हमारा आज के जो शायर मेहमान हैं वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ करी, जन्मभूमि क्या है और कर्मभूमि क्या है। तो ये सारी पहलुओं पर हम बात रखते हैं। तो शुरुआत आपसे ही करती हूँ कि अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार, मैं प्रकाश कुरुक्षेत्र से और छोटे से गांव से हूँ। बाइक मैकेनिक हूँ, दुकान है मेरी, काम करता हूँ, काम के साथ साथ शायरी का शौक़ रखता हूँ जी। और बस यही मेरा एक सादा सा जीवन है, कोई ज़्यादा जी आपके सादे से जीवन को अब हम परत दर परत खोलने वाले हैं और हमारे दर्शकों को पता चल जाएगा कि ये भोला भाला सा दिखने वाला शायर कितना सादा है। और सादेपन को जब हम देखेंगे कि किस तरह से सादगी से होते हुए और संजीदा जंगलों की तरफ सैर करते हैं। ज़िंदगी का जो जंगल है बड़ा संजीदा है, वहाँ पर भी आप पहुँच चुके हैं। ज़िंदगी को बड़े संजीदा तरीके से अपनी शायरी में कहते ना कि चावल जो होता है ना, चावल किस क्वालिटी का है, पक गया, लेकिन उसके लिए पूरे चावल खाने की ज़रूरत नहीं है। एक चावल का दाना हम उठा के टेस्ट करते हैं, पता चल जाता है कि चावल की खुशबू क्या है, चावल की वैरायटी क्या है और चावल कितना पक चुका है। तो आपका एक शेर ही बता देगा कि आप किस मुकाम पर हैं। हमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो एक ऐसा हीरा चुनकर लाए हैं आज स्टूडियो में
जो हमारे दर्शकों के दिल पर अपनी धाक जमाने वाले हैं, अपने दिल पर उनके जो है अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, गज़ल से ही शुरुआत कर लेते हैं जी। तरन्नुम में तो आप बहुत अच्छा कहते हैं। गज़ल तरन्नुम में कहूँ? जी बिल्कुल, जैसा आपका आदेश होगा। तरन्नुम में ये गज़ल कहता हूँ, देखिएगा जी। कल मुझे एक आदमी जब बात कड़वी कह गया, बात सच थी इसलिए चुपचाप मैं भी सह गया। क्या बात है। बिलबिलाते रह गए बच्चे मेरे कल भूख से, मैं तुम्हारी महफिलों को लूटने में रह गया। क्या बात है। एक शेर और देखिएगा इसका। जी जी। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर। दरअसल जीवन में हकीकत पे शेर कहने की कोशिश की है, अपने जीवन को मैंने गजलों में ढालने की कोशिश की है। शेर पढ़ रहा हूं जी। सारी महफिल रो पड़ी थी हाल मेरा देख कर, टूट कर जब मेरे दिल से एक दरिया बह गया। क्या बात है, वाह। एक शेर और देखिए इसका, बहुत शुक्रिया। खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या सोच कर, वाह वाह। खेलता है हर कोई दिल से मेरे क्या सोच कर, मैं खिलौनों की तरह क्यों टूटने में रह गया। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तो ये जो गज़ल है जी जी, सुनाइए सुनाइए, क्योंकि बीच में बाधा नहीं डालूंगी। बस हो गया, एक मक्ता और पढ़ देता हूँ। जी मक्ता, मैं मुझे मालूम है मक्ता अभी प्रकाश आया नहीं है। जी जी जी, मैं मक्ता और पढ़ना चाहूँगा इसका। मेरे ये दिल के खास करीब बात है ये। होती है कि गज़ल का जो मक्ता होता है कि जब उसमें शायर का नाम आता है, आखिरी शेर में उसका नाम आता है, वो गज़ल का मक्ता होता है। तो मैं सोच ही रही थी कि प्रकाश अभी निकला नहीं। जी मैं कह देता हूँ वो भी। जी जी बिल्कुल। जल चुकी बाती प्रकाश इस दीप की लो बुझ गई, जल चुकी बाती प्रकाश इस दीप की लो बुझ गई, जल चुकी बाती प्रकाश इस दीप की लो बुझ गई, रोशनी भी मिट गई है, तेल सारा दह गया। क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसे कि आपने कहा ये आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता है। मतलब आप ये, हाँ, अगर मैं इस बात को और खुल के कहूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी ने जो आपको उतार चढ़ाव दिए हैं, उन्हीं एहसासात को आपने जो है इस तरह से गज़लों में ढाला है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ, और कहते हैं ना कि जिस इंसान को जितना तराशा जाता है ना वो उतना निखरता है। तो कहीं ना कहीं प्रकाश में ये बोल सकते हैं कि आप निखरे हुए सुलझे हुए शख्सियत है। जी, नाम है, युवा शायर हैं, लेकिन बड़े कम समय में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है, बड़े बड़े मंचों पे पढ़ते हैं और उनसे बातचीत जो है वो चल रही है, जान रहे हैं उनके बारे में। तो प्रकाश जी ये बताइए कि जो आपने कुरुक्षेत्र में प्रकाश फैला रखा है अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, ये क्या सोच के मन में आया? जैसे कि आप अपना काम करते हैं, मोटर बाइक हैं, मतलब बाइक मैकेनिक हैं आप, तो एक हाथ में चाबी, वो जो चाबी जिससे पेच खोलते हैं, प्लास है, पेचकस है, तो वहीं दूसरे हाथ में कलम भी पूरी मजबूती से आपने थाम रखी है।
तो ये संतुलन कैसे बनाते हैं? तो क्या सोचकर आप देखिए बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपकी एक दुकान के साथ, उसी दुकान के बैक साइड में आपने जो है एक अदब का केंद्र खोल रखा है, साहित्य का केंद्र खोल रखा है, जहाँ बड़े बड़े शायर पहुँचते हैं, बैठते हैं, निशस्त होती है, चर्चा परिचर्चा होती है, गज़ल की बारीकियों पर बातचीत होती है। जो सीखने वाले हैं वो वहाँ सीखते हैं, सिखाने वाले सिखाते हैं। ये जो एक काफिला लेकर आप चल रहे हैं इस बड़ी सोच के साथ, क्या वजह है? कब सोचा आपने और क्या सोच के ऐसा किया? असर तो यूं था कि लिखता तो बचपन से रहा हूँ, लेकिन ज्ञान नहीं था, साहित्य का पूर्ण ज्ञान नहीं था। हालांकि पूर्ण तो अभी भी नहीं हूँ, चलो फिर भी सीख रहा हूँ। मेरे आदरणीय गुरुदेव श्री सूबे सिंह सुजान जी, उनका भी थोड़ा सा नाम है साहित्य जगत का जी, बहुत मैं अच्छी गजल कहते हैं। उनके चरणों में मैं चला गया था 2020 में। अच्छा। तो उनसे थोड़ा सा काफिया पैमाना उर्दू तख्ती ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त किया, जितना भी मुझे मिल पाया। ये तख्ती शब्द का आपने इस्तेमाल किया, हम तो जानते हैं तख्ती क्या होती है, लेकिन इसको जरा और थोड़ा विस्तार से बताएंगे, तख्ती का क्या मतलब है आपका, हमारे दर्शकों से वाबस्ता है। पहले कोई शेर कह दिया, कविता कह दी, या कुछ भी अपने मन की लेखनी भाव लिख दिए, उसमें कोई संतुलन नहीं होता था। पहली लाइन कहीं कोई और जा रही है, दूसरी कहीं और जा रही है, तालमेल नहीं होता पहली और दूसरी पंक्ति का। तो गुरुदेव ने कहा कि आप थोड़ा सा इसको सीखें। तो मैं उनके शरण में गया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बताया, गजल, बहर, मात्राएं जी, इनको ठीक करना जी। फिर यही बहरें, इनका ज्ञान फिर मुझे इनके चरणों में आगे हुआ। और लिखने की तो देखिए शुरू से ही आदत भी रही है, शौक भी रहा है, लेकिन 2020 के बाद मुझे यूं लगा कि जीवन का जो सुकून है, पुरसुकून है, आनंद है, वो साहित्य में। लेकिन मैं तो बहुत हैरान हूँ कि 2020 के बाद आपने एक मुकम्मल शुरुआत की है प्रोफेशनल तरीके से, और अभी 23 जाने वाला है, 24 आने वाला है। इन 3 सालों में आपने जो अपना मुकाम हासिल किया है, तो इन 3-4 सालों में तो आपने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसको लोगों को 15, 20, 30 साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है लोगों के दिल में उतरने की? आप इतनी जल्दी से दिल में एक शेर कह के दिल में उतर जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, ये आपका बड़प्पन कहूंगा मैं या प्यार कहूंगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैंने अभी चलना भी नहीं आपको लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दर्शकों को लगना चाहिए। एक अच्छा शायर वही होता है जिसको लगे कि अभी तो कुछ नहीं किया। जी, मुझे लगता है मैंने अभी चलना भी नहीं सीखा, और प्रेम है साहित्य से लगा हूँ। ये नहीं मेरी होड़ है कि मुझे किसी से आगे निकलना है, वो किसी को पीछे छोड़ना है। वो जो कुटिया आपने बनाई है, तो क्या नजरिया था उसके पीछे, क्या भावना रही थी? नजरिया तो ये था कि कुछ अदब के पुजारी, कुछ सीखने वाले, कहने वाले, सिखाने वाले। मैं तो खैर क्या किसी को सिखाऊंगा, लेकिन नहीं, आप सिखाते हैं। नहीं, हमें मालूम है कि जो हरियाणा के आईजी रहे हैं, जी हाँ, आप ही खुद बता दीजिए, ज्यादा अच्छे से बताएंगे। आप उनके गुरु हैं, जबकि आप उम्र से उनसे, आपकी उम्र के हिसाब से आधा ही हूँ। बताइए, आप खुद ज्यादा अच्छे से बताएंगे। वो आईजी हरियाणा रहे हैं, हरीश बावला तखल्लुस है उनका जी, और वो तखल्लुस भी मेरे द्वारा ही उनको दिया मतलब गया। आपने उनको बावला घोषित कर दिया कि भाई शायरी के लिए दीवानगी है उनकी। उनकी कलम की धार, उनकी कलम की सीखने की ललक, वो है उस और ज्ञान कहीं से भी मिल जाए। ज्ञान के लिए आपको जो है उम्र के हिसाब से नहीं, उसके नॉलेज के हिसाब से आप उनको मानना शुरू कर देते हैं। वो भी बहुत अच्छी गजल कहते हैं, बावला जी भी, हमने उनको भी सुना है मंचों पर। लेकिन ये बहुत गर्व के साथ कहना पड़े कि युवा शायर जो है अपनी कलम में, अपनी ज़बान में, अपने शब्दों में, शैली में अपने इतना रखते हैं, दमखम रखते हैं कि बड़े से बड़े जो है उम्र दराज हो, चाहे कोई पोस्ट हो, चाहे उम्र में बड़े हों, लेकिन आप उनको सिखाने का जज्बा रखते हैं, वो नॉलेज रखते हैं दरअसल। तो आपने बहुत अच्छे से वो कुटिया बना रखी है जिसे आप आश्रम कहते हैं, और सब बैठते हैं। तो वहाँ पे फिर कैसे मैनेज करते हैं? इधर वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप के पीछे ही आपका जो आश्रम है साहित्य का, तो कैसे मैनेज करते हैं? वो कुछ आधा के करीब एरिया मैंने साहित्य का आश्रम बना दिया। उसमें ये है कि अंदर बैठे हैं, गजलें चल रही हैं, शायरी चल रही है, उस्ताद शायर आए हुए हैं, बड़े शायर आए हुए हैं, सीखने वाले आए हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, डूबे हुए। और
किताबों से उतना नहीं समझ में आता पढ़ने से, जितना वास्तविक रूप से समक्ष बैठ के जो बातचीत से बातचीत एक दूसरे को पढ़ना सुनना, और ना जाने बातों बातों में कितने किस्से कहानियां गुजरे वक्त के, अपने समय के दौर की भी शायरी बताते होंगे, अनुभव साझा करते होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्लस पॉइंट है शायरी के लिए कि आपकी शायरी में, खुद की शायरी में भी निखार आता है। दरअसल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि मैं मेरे जीवन को ज्यादा लिखता हूँ अपनी गजलों में। हालांकि ठीक है, पढ़ता हूँ, सबको सुनता हूँ, लेकिन जैसे मैं बाहर, मेरा ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया कि बाइक ठीक करनी है, अच्छा। और अंदर गजल चल रही हो, हाँ। तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर लेता हूँ, और तकरीबन मेरे जो कस्टमर्स हैं या जो लोग हैं वो देख लेते हैं कि आश्रम अभी इतना मशहूर हो चुका है कि वहाँ पर जो बड़े लोग आते हैं उनकी बदौलत, मेरा तो खैर क्या है, मैं तो वहाँ पुजारी हूँ, क्या बात है। तो उन करके जो वो आश्रम इतना मतलब प्रसिद्ध हो चुका है, तो लोग समझते हैं कि ये वो यहाँ एक पूजा रूम है, यहाँ की कोई ऐसी गलत बात नहीं है, तो लोग इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे मेरा पेट भी चलता है, हाँ। और जो मेरे मतलब कि आत्मिक भूख है वो भी अंदर। आत्मिक भूख, बिल्कुल रूह की जो भूख है वो आश्रम से होती है, और जो घर चलाने का जो है, घर की रोजी रोटी है, वो मोटर बाइक से और उनसे। बहुत खूब। तो शुरुआत हो चुकी है बहुत खूबसूरत गजल से, तो आपसे एक और गजल का मैं आग्रह करती हूँ। जब मैंने वो बहर का थोड़ा ज्ञान लिया था, उस वक्त मैंने पहली एक गजल कही थी, वो हालांकि मैं बिना देखे पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन ये पहली गजल है मेरी। अच्छा। इसको मैं देख के थोड़ा सा वैसे मैं इसको तहत में पढ़ना चाहूँगा। ये देखिएगा, जब पहली गजल है मेरी, जब शुरुआत की थी। शुरुआत, अच्छा, शुरुआती दौर की पहली गजल है। मतलब देखिएगा कुछ यूं है। अश्क भी बेताब हैं, रोया नहीं जाता। अश्क भी बेताब हैं, रोया नहीं जाता। रात कटती है मगर सोया नहीं जाता। क्या बात है। और शेर देखिए कि बेवफाई का हुनर तो सीख लूं, लेकिन दाग को यूं दाग से धोया नहीं जाता। क्या बात है। और इसका एक शेर हो रहा है कि रो रहा हूं, याद आए सब वही मंजर, अब मोहब्बत बीज भी बोया नहीं जाता। अच्छा, बीज बो रखे हैं मतलब। तो याद आए। जी, एक शेर और देखिए कि अब तलक इस राज को मैं राज रखता था, बोझ नादां दिल से अब ढोया नहीं जाता। क्या बात है। और इसका एक आखिरी शेर पढ़ देखिए कि आज तेरी आंख में बेशर्मियां देखी, शर्म को बेशर्मी से खोया नहीं जाता। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहुत सुंदर प्रयोग है। और पहली, और ये गज़ल कब हुई थी? 2020 में हुई थी। लेकिन पहली गज़ल में ही पूरा फॉर्मेट है गज़ल का, और काफ़िया रदीफ की दृष्टि से हर तरीके से बहुत खूब। और तो प्रकाश जी, जैसे कि आप मोटर बाइक मैकेनिक हैं और साथ में आप साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं, तो जो घर है, घर में आपको कितना सहयोग मिलता है घर वालों से? घर में कौन कौन है? और आप प्रॉपर कुरुक्षेत्र से हैं, तो आपके परिवार में और कौन कौन है? किसी ने कभी रोका टोका नहीं कि भाई इसमें समय बर्बाद मत करो, या उनको अच्छा लगता है, वो साथ देते हैं? कैसी स्थिति है? अब तो नाम हो चुका है, अब तो आप नहीं, मैं बताना चाहूँगा, शुरू से ही परिवार ने मुझे सपोर्ट किया है। कभी मुझे कोई रोक टोक नहीं हो किसी चीज़ के लिए। और घर में माँ है, जैसे माँ का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। भाई हैं, मुझसे 3 बड़े हैं, किसी ने मुझे कभी कोई कभी रोका टोका नहीं है कि भाई ये कहाँ कहाँ जा रहा है, मुशायरे पढ़ रहा है, और कभी मंचों पे, तो ऐसा कभी किसी ने घर में? मैं एक छोटी सी बात अपनी थोड़ी सी रखना चाहूँगा। मुझे ध्यान आई कि मैं करीब कलम तो मैंने उठा ली थी 29 मई सन 2001। अच्छा, दिन मंगलवार। अरे बाप रे। करीब 9:30 बजे। दोबारा बताइए। 29 मई हाँ, सन 2001। दिन मंगलवार था वो। अच्छा, करीब 9:30 बजे। अच्छा, अरे तो ये तो मतलब ऐतिहासिक सा कुछ वाकया हो रहा है। तो मेरे अंदर एक शायर का बीज पनपा था। क्या उम्र थी उस वक्त? आप क्या अंदाजा लगा लेंगे आपकी जिंदगी में क्या चल? 15-16 साल। तो वो उतार चढ़ाव शुरू हो गए थे, मतलब बीज बोया जा चुका था। हाँ। और मैं थोड़ा बहुत लिखने लगा था। ये जो बीज था, मैं इसको और क्लियर कर दूं, ये जो बीज था वो आर्थिक अभाव का था, या दिल
दिल के अभाव का था, दिल टूटा था? देखिए परिस्थितियां थी वहां पर, बस बीज बोया जा चुका था, इतना ही समझ लें आप। अच्छा। तो उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जो बचपन से मेरे आज भी मेरे साथ चलते हैं। एक मेरा मित्र है, आर्मी से है, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है अदबी परिंदे नाम से। अच्छा। वो मुझे स्पेशली सुनते हैं, स्पेशली सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। नहर पे बैठ के पूरी पूरी रात सुनते हैं मुझे, सूरज निकल जाता है तब वो उठते हैं। ऐसा हकीकत में होता है। उन्होंने मुझे पाला है, शायर को मेरे अंदर को पाला। आपके तो शायर को पाला है? जी जी जी, मेरे शायर को पाला, मेरे अंदर जो शायर बीज बोया था। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर आपके सामने बैठा हूं, आपका आशीर्वाद रूप में मुझे समय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं पनपा हूं। मैं यूं नहीं कहता कि मैं वृक्ष हो चुका हूं, थोड़ा बहुत मुझे में अंकुरित हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ बैठा हूँ। प्रोत्साहित किया है दोस्तों ने, समय बहुत समय पे, घर में, परिवार में, माँ ने, भाइयों ने, ये बहुत अच्छी बात है। और घर में पत्नी तो होगी फिर? हाँ जी, पत्नी तो उनका कैसे, उनका क्या रहता है? वो खुश हैं। हाँ। अच्छा लगता है उनको कि जब कोई अच्छे लोग के साथ बैठना उठना, क्योंकि आजकल समाज में देखिए लोग कोई नशा करते हैं, कोई गंदी आदतें पाले हुए हैं, लेकिन साहित्य के अंदर आके आपको तो खैर पता ही होगा, आपका अनुभव भी बोलता है जी, कि इसके अंदर शुद्ध और सरल सच्चे सुच्चे विचार इंसान के अंदर रहते हैं। जी। और अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो क्या होता है कि जो साहित्य साधना करें, संगीत साधना करें, जहाँ पे साधना शब्द का इस्तेमाल लग जाता है, तो जहाँ पे साधना होती है तो वहाँ समर्पण होता है, वहाँ संस्कार होते हैं। तो जहाँ पर साहित्य और संस्कृति, संस्कार, संगीत होता है तो वहाँ पे अदब होते हैं। और जब इंसान अदब में जीने लगता है तो उसको, उसकी जो घर की स्थिति है, परिवार की स्थिति है, उसके आसपास का समाज है, वो भी सुधरने लगता है। उसके प्रकाश से कहो या उसके आवरण से कहो, उसके जो चारों तरफ बनता है कि एक कहते हैं ना तहजीब जन्म ले लेती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ता है ना? तो आपके जीवन पे भी पड़ा निस्संदेह, आप यही कहना चाहते हैं। तो अब एक और गज़ल के लिए आपसे, क्योंकि गज़ल जी चाहते हैं बात भी बहुत करें, आपसे पूछे बहुत कुछ, और लेकिन आप कहाँ बताने वाले हैं। हमने आपसे पूछा था कि वो जो बीज था पहला, वो आर्थिक बीज था कि दिल का बीज था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं कह रहे, कहते ना बिन कहे भी बातें समझ में आती हैं, ये दिल के राज हैं भाई, जो जानते हैं वो जान ही जाते हैं, है ना? निगाहों से बयां होते हैं, कुछ बातें ज़बां से कहने की ज़रूरत नहीं होती। और ये बहुत अच्छी बात है, जो निगाहों में हो, जो दिल में हो, उसकी नुमाइश नहीं होती। तो फिर शुरुआत एक और गीत, तो गज़ल जो है उसी तो से आपका हुक्म, आप तरन्नुम में सुनना चाहेंगे? जी, तरन्नुम में सुनाइए। तरन्नुम में जी, आप तरन्नुम के लिए तो जाने जाते हैं मंचों पर, जिस तरह से आपकी खास बात दोस्तों, प्रकाश जी की एक खास बात ये है कि न सिर्फ शायरी से बल्कि अपने अंदाज से ये दिल में उतरते हैं। और इनकी अगर दर्शकों की जो श्रेणी देखा जाए, युवाओं से लेके जो हमारे वरिष्ठ जो जनता है, वरिष्ठ जो दर्शक हैं, शायर को सुनने आते हैं, तो उनके दिल में बस जाते हैं। जहाँ कहीं भी पता चलता है कि प्रकाश जी का आज मुशायरा है या वो मंच पर है, तो खुद ब खुद भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जी, मतलब देखिए, पढ़ रहा हूँ तरन्नुम में। हाथ मेरा दबा ले गया, अच्छा, एक झटके में दिल वो उड़ा ले गया। भाई ऐसे मत कहिए वरना हम हाथ मिलाना बंद कर देंगे। देखिएगा, शेर देखिएगा, क्या बात है। कर सरे आम इशारा निगाहों से वो, रात चुप कैसे मुझको बुला ले गया। क्या बात है, वाह। रात चुप कैसे मुझको बुला ले गया। मैं खड़ा देखता रह गया और वो, देखिएगा शेर, बिल्कुल। मैं खड़ा देखता रह गया और वो, सामने मेरे मुझको चुरा ले क्या बात गया। है, वाह वाह, बहुत रोमांटिक। सामने मेरे मुझको चुरा ले गया। एक हास्य गजल शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, देखिए। जी जी,
नहीं, आपका एक एक जो शेर है हमारे दर्शकों के दिल के करीब जा रहा है। जी, शुक्रिया। देखिएगा, किसकी है ये गजल जो लहू से लिखी, क्या बात है, किसकी है ये गजल जो लहू से लिखी, कौन है दर्द का जो मजा ले गया, क्या बात है, वाह, कौन है दर्द का जो मजा, दर्द का मजा, क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। एक मेरे आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुजान साहब के। जी जी जी। ठोकरों में पड़ा था जमाने की मैं, क्या बात है, सुनिएगा, ठोकरों में पड़ा था जमाने की मैं, आपका हाथ मुझको उठा ले गया, क्या बात है, वाह वाह, आपका हाथ मुझको उठा ले गया, क्या बात। एक शेर और खास तौर पे ध्यान चाहूंगा इस पर, देखिएगा, पढ़ रहे थे कसीदे सभी हुस्न पर, पढ़ रहे थे कसीदे सभी हुस्न पर, माँ पे एक शेर पढ़ वो दुआ ले गया, क्या बात है, वाह 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 वाह, माँ पे एक शेर पढ़ वो दुआ ले गया, बहुत खूब, वाह, मत तो मत कीजिएगा, देखिएगा जी, गुम हुआ है प्रकाश अब न जाने कहाँ, दरअसल ये मक्ता थोड़ा सा ख्याल लेके लिखा था मैंने, हो गया था मुझसे, मैं तो कौन हूँ लिखने वाला, काफी वक्त के बाद अगर ऐसा हुआ तो ये मक्ता याद कीजिएगा, देखिएगा, गुम हुआ है प्रकाश अब न जाने कहाँ, क्या बात है, कौन जलता ये दीपक बुझा ले गया, क्या बात है, वाह, कौन जलता ये दीपक बुझा ले गया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत महफिल चल रही है, एहसास की, जज्बात की, दिल की, एहसास की, और बड़ी खूबसूरती से बयां कर रहे हैं, जो बात बातों में बयां करनी चाहिए वो शायरी से हो रही है आज। प्रकाश जी, बड़ी कम उम्र में आपने लिखा था और सिलसिला जारी हुआ 20 के बाद, और अब निरंतरता इतनी है कि आप हर मंच पर मिलते हैं, जहां देखो अखबार में, टीवी पे, रेडियो पर आपकी रचनाएं, आपकी गज़लें, आपका नाम बिल्कुल बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और बड़े कम समय में आपने अपनी पहचान बनाई है। ख़ास तौर से मैं तो ये कहूँगी कि लोगों को कई साल लग जाते हैं अपनी जगह बनाने में, और आपने अपने अंदाज से, अपने तरन्नुम से, और अपना जो गज़ल का जो फॉर्मेट है, मीटर है, पैरामीटर्स हैं, उनमें पूरे कहते हैं ना कि गणित होता है पूरा का पूरा, कि कितनी मात्राएं चाहिए बहर में, कौन कितनी गिनती, कोई शब्द आगे पीछे ना हो, भाव की दृष्टि से भी ना तालमेल बैठना, कितना मुश्किल काम। अक्सर लोग कविता लिखते हैं, जिनके बस की गज़लें नहीं होती वो कविता लिखते हैं, क्योंकि कविता में तो कोई मीटर पैरामीटर नहीं होते हैं कि भाई आपको कोई रोकेगा टोकेगा, उसका नाम नहीं पूछेंगे कि कौन सी बहर है ना, तो इसमें बंदिश नहीं है कविता में। लेकिन गज़ल बंदिश की मोहताज है, गज़ल हमेशा बंदिश में रही है, तो बंदिश में रहना शुरुआती दौर में तो मुश्किल लगा होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आजकल के शायर हैं, क्या वो गज़ल को सही मकाम दिए हुए हैं, कि उनको वो कम सीख कर ही कुछ भी लिखने लग जाते हैं, प्रॉपर साधना नहीं करते, या किस तरह का लिख रहे हैं? दशा और दिशा क्या है गज़ल की दुनिया की आपके ख्याल से? आपके ख़ास तौर से मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, जो आज का युवा है वो किस तरह की गज़ल लिख रहा है? इस मामले में बस यूं कहना चाहूँगा कि सीखना तो उम्र भर लगा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को पूर्ण समझ लेना, वहाँ पर विकास रुक जाता है आदमी। बिल्कुल। तो आज की युवा पीढ़ी तो ऐसा है कि मेरे जैसी ही है, मैं भी उन्हीं में हूँ कि 4 शब्द क्या लिख लिए तो अपने आप को शायर का पीछे नाम लगा देते हैं कि मैं शायर बन गया हूँ। लेकिन आपने जैसे अभी कहा कि कविताएं छंद मुक्त होती हैं, ठीक है होती हैं, जब से
इसका ज्ञान थोड़ा बहुत जितना भी हुआ है ना, नहीं, तो उसके बाद कविता भी तो बहुत खूबसूरत विधा है, लेकिन उसमें बंदिश नहीं है। यहाँ बंदिशें हैं, बंदिश है। हाँ। बिना बंदिश ये के तो गजल सीखनी है ही पड़ती नहीं। है, इसे सीखनी पड़ती है। कविता को सीखना नहीं पड़ता, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। कविता रूह की आवाज है, गजल एक के लिए भाव तो लेके साधना, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, साधना तब है। साधना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, वैसे इसका भी अपना एक फार्मूला है कि भाई कितनी गिनती की है, बहरों के नाम है अलग अलग, है ना। जी, जी। तो आपका जो ये जो एक चीज़ और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, जी, जी। गुरु शिष्य परंपरा में आप जो हैं पारंगत हो रहे हैं, सिखाते भी हैं, सीख भी रहे हैं, तो किस घराने से हैं आप, किससे ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा घराना, जैसे मेरे गुरुदेव हैं श्री सूबे सिंह सुजान जी, जी। उनका आगे उस्ताद थे, उस्ताद मैं यूं कहूँगा कि ज़ार अल्लामी साहब जी, उसी खानदान से हूँ मैं। हाँ। और मुझे इस बात पे फख्र होता है कि मैं उस खानदान में मेरे, क्योंकि हाँ, इसका रीज़न ये है कि ज़ार अल्लामी साहब के जो आगे जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके शिष्य बने हैं, और इस शिष्य परंपरा में जो ये चलन चल रहा है, एक से बढ़कर एक शायर निकल रहे हैं। इनमें से सुजान साहब हैं, बादल जी हैं, और आप हैं, आई जी साहब हो गए जो हैं, बावला जी हो गए, और बीडी कालिया हमदम साहब का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लेना चाहेंगे, उस्ताद शायर हैं। उन्होंने भी ज़ारा अल्लामी साहब से सीखा, और सुशील हसरत नरेलवी जी हैं, वो भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें खास ये बात है कि ये गज़ल में, गज़ल विधा में ना ज़रा सी खामी नहीं रहने देते। देखिए मुझे अगर तो मैथमेटिक के तरीके से देखा जाए, मैथमेटिक भाव, और जैसे तख्ती की बात हुई थी, मतलब मुझे तो शुरू में थोड़ी दिक्कत ये होने लगी थी कि जैसे बोल देते हैं ना कि थोड़ा बहुत सीख लिया तो अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं। शुरू में तो मैंने कई बार ना अपने मित्र, हम मित्र हैं जो मेरे शायरी में, उनको एक आध बार कह के देखा कि भाई आपका ये जैसे रदीफ दोष आ रहा है, या काफिया दोष आ रहा है, या मीटर में आपके ये दिक्कत है, तो कई बुरा मान जाते थे। तो मैं जो है, मुझे अभी याद आ रहा है, हमारे एक उस्ताद शायर हैं कुरुक्षेत्र सिंह के ऋषि साहब, उनका एक शेर याद आ रहा है कि उनकी बात सुना कर प्यारे, जिनकी बात बुरी लगती है। अभी शेर के द्वारा मैं यूं कहना चाहूँगा कि जिनकी बात बुरी होती है ना, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो लोग बुरा मान जाते हैं, मुझे लगता है नहीं मानना चाहिए। युवा पीढ़ी को सीखने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। सीखना ज़रूर चाहिए क्योंकि गज़ल विधा में तो सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पैरामीटर्स हैं, मीटर्स हैं, इसमें एक बंदिश है और इसमें बहरे हैं। तो और वो एक गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाली चीज़ है गज़ल। गज़ल को अपनी मनमानी नहीं कर सकते आप गज़ल में। कविता अपने दिल की बात है कि कोई भाव लेके चले, आप उसको अंजाम तक पहुंचा देते हैं, जो विचार है, थॉट है। बहुत खूब। तो फिर चलते चलते एक दो गज़ल और हो जाए जी। तरन्नुम में कहूँ, तरन्नुम में कहिए। देखिएगा, श्रृंगार रस पे गज़ल तरन्नुम में कहूँगा। आप तो तरन्नुम के लिए फेमस है आपका। जी जी। देखिएगा, तरन्नुम भी थोड़ी बदल जाएगी। मोहब्बत का उनकी असर देख लेंगे, मोहब्बत का उनकी असर देख लेंगे, मिलाकर नजर से नजर देख लेंगे, मिलाकर नजर से नजर देख लेंगे। अब शेर देखिएगा, आपका खास तौर पे ध्यान चाहूंगा। नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी, क्या बात है, वाह। नहीं उनको छूने की ख्वाहिश हमारी, बस उनकी लचकती कमर देख लेंगे, दूर से बस उनकी लचकती कमर देख लेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। एक शेर और देखिएगा। जो साड़ी के पल्लू तले एक तिल है, वाह। ये शेर बड़ा, ये युवा शायर बड़ा पसंद करते हैं। देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। मिजाजी। जो साड़ी के पल्लू तले एक तिल है, नहीं देखने
देखना था मगर देख लेंगे, क्या बात। नहीं देखना था मगर देख लेंगे। मुझे लगता है एक बात बीच में कहना जी, चाहती जी, हूँ, जी, इस जी। दिल के ऊपर बात है कि ये जो मिजाजी शायरी होती है, महफिल की शायरी जिसको कहे, वहाँ पे इस तरह की दरकार तो रहती है, क्योंकि यहाँ रूहानियत के साथ जिस्मानी बात भी आती है ना। आँखों की हुस्न की तारीफ, जिस्म की तारीफ, दिल की तारीफ, चाल की तारीफ, जुल्फ़ों की तारीफ, ये जो मिजाजी शायरी है जी। इसका भी चलन कम नहीं है, क्योंकि गीतों गज़लों में, शायरी में, महफिलों में इसी की दरकार है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप इस तरह की शायरी कहते हैं तो मुझे लगता है ये युवाओं के दिल में उतरने का एक शॉर्टकट भी तो है। तो मुझे लगता है कि मैं अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ इतना। नहीं, आप बूढ़े नहीं हैं, लेकिन बूढ़ों को भी जवान करने वाली शायरी है ये। नहीं देखिए, हाँ, ये मिजाज को हमेशा बरकरार रखने की, ज़िंदगी से वाबस्ता है। आप खूबसूरती के पहलू में हैं तो क्यों नहीं कहेंगे वो बात, क्यों नहीं सुनेंगे वो बात। खूबसूरती एक बहुत खूबसूरत शय है प्रकृति की, तो जायज़ है। और अगला शेर भी अभी जायज़ है। मैं हाँ, ये कह रहा था कि गजल का विधा एक मुसलसल गजल को छोड़ दीजिए आप। बाकी गजल का ये होता है कि अपने हर शेर अपने आप में एक कहानी होता है। तो गजल मैंने 2-3 शेर हैं इसमें नहीं, जिसके मैं लिए वही छेड़ी कह थी। रही हूँ, हकीकी गजल भी आपकी देखी जो ऊपर वाले से वाबस्ता है, रूहानी है। लेकिन ये आपका जो ये वाला रूप है ना, ये वाला भी बहुत खास रूप है कि मिजाज को लेकर जो मिजाजी शायरी है। अभी एक शेर देखिएगा इसमें, जी, जी। संजीदा शेर पढ़ूंगा। हाँ, सुनाइए। इसी गजल में है, देखिए। हाँ जी। जहां जिंदगी चैन की नींद सोए, जहां जिंदगी चैन की नींद सोए, हम अपने लिए ऐसा घर देख लेंगे। क्या बात है। हम अपने लिए ऐसा घर देख लेंगे। एक गजल का आखिरी शेर और जी देखिए। जी। तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की। क्या बात है। तुझे क्या पड़ी खामियां ढूंढने की, है उस्ताद मेरे कसर देख क्या बात लेंगे। है। वाह वाह है वाह। उस्ताद मेरे क्या बात है। कसर देख लेंगे। क्या बात है। वैसे भी प्रकाश जी, आप तो खुद ही उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। इतने कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। और दोस्तों, तो ये हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री जी। आज हमने इनसे, कुरुक्षेत्री जी से सवाल कम किए हैं, गज़लें ज़्यादा सुनी है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कह दिया था कि इनकी जो गज़लें हैं उनकी ज़िंदगी का एक एक पल है, एक एक एहसास है ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी को इन्होंने शायरी में ढाला है, तो हमने आज इनसे शायरी ही ज़्यादा सुनी है। और दिल की बात दस्तक में अपनी दिल की बात कहने के लिए, शायरी सुनाने के लिए प्रकाश जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्टूडियो में आए, दस्तक दी, आपने भी समय दिया, उसके लिए बहुत जी शुक्रिया। जी। मुझे इस लायक समझा। जी। तो दोस्तों, अब मुझे और प्रकाश जी को जो है जाना ही होगा, क्योंकि हमें तो फिर आना है लेकर एक और दस्तक। इसलिए दीजिए अनुमति मुझे और प्रकाश जी को, फिर आऊँगी लेकर। लेकिन जाने से पहले ये कहती हूँ कि किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार देते रहें, सुझाव देते रहें। नमस्कार। नमस्कार।